नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आप सबका लोकप्रिय न्यूज पोर्टल आंखें न्यूज 24। भूकंप आखिर आती क्यों है, इसके आने के कारण क्या क्या हैं, क्या इसको लेकर कोई भविष्यवाणी है? आज आपदा निवारण दिवस पर हम लोगों ने खास बातचीत की है डॉक्टर मधुबाला से। आइए देखते हैं। कि हमारा एक नारा है कि विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए, ऐसा न हो कि आफत बन जाए, और अंत में आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दर्शकों, सालों की मेहनत के बाद हम एक आशियाना बनाते हैं खुद के लिए, एक घर खुद के लिए बनाते हैं, और अचानक से एक आपदा आती है और हमारी उस पूरी दुनिया को उजाड़ करके चली जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भूकंप की। भूकंप एक ऐसी आपदा है जो समय समय पर आती है और विध्वंस करके चली जाती है। आज हम ये इसी विषय पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि भूकंप के लिए क्या कोई भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है, और अगर नहीं की जा सकती है तो तैयारी क्या की जा सकती है, क्योंकि तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदा निरंतर आती रहती है और आती रहेगी, इसलिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुबाला, परियोजना पदाधिकारी हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि हम भूकंप की हमेशा चर्चा करते हैं। 1934 में पहली बार भूकंप आया था, 98 में भी आया था, 2012, 15, 2021 में हम आ गए हैं। क्या कुछ तैयारी जो है इसके लिए की जा सकती है? हाँ जी, मैं ये पहले बता दूं कि पहली बार भूकंप 1934 में नहीं आया था, बल्कि पहला जो अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड है या इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो पहला भूकंप 1734 में जो रिकॉर्डेड है हमारे पास, प्राधिकरण की हम बात करें, फिर 1833 और 1934। हाँ, 1934 का भूकंप जो था अब तक के इतिहास में, बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप था। ये भूकंप दिन के समय आया था और इसकी तीव्रता जो थी रिएक्टर स्केल पे वो 8.3 की थी। चूंकि जाड़े का दिन था उस समय, अगर हम ये कहें कि आधिकारिक तौर पे 10,500 लोगों के मरने की सूचना थी तब, जबकि 1934 में हमारी आबादी बहुत कम थी, घर पक्के और इतने ऊंचे या हम ये कहें कि डबल स्टोरेज नहीं हुआ करते थे तब की स्थिति में। अगर ये भूकंप अब आए तो मैं ये बता दूं कि हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं या हमारे माननीय मुख्यमंत्री के शब्दों में शायद 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं, ये कहना मुश्किल है। इसकी तैयारी की अगर हम बात करें, पहले तो ये बता दें कि भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो इतिहास रहा है या हमारे जो वैज्ञानिक कहते हैं, शोध के आधार पर ये कहा जाता है कि प्रत्येक 100 वर्ष पे उसी तीव्रता का भूकंप जो है वो आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1734, 1833 और 1934, और हम 2034 की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक और बड़ी अच्छी बात ये मैं बता दूं कि ये ±20 वर्ष होता है, यानी कि -20 वर्ष की अगर हम बात करें तो 34 से -20 कर लीजिए, यानी कि हम उस दौर में आ चुके हैं। तो ये जो दस्तक दे रहा है हल्का हल्का, अभी जो 3 दिन पहले भूकंप आया, ठीक इसी समय 24/8/2020 को भी एक भूकंप आया था, जिसका एपीसेंटर नालंदा और पटना के बीच में था, क्योंकि और ये जो अभी 3 दिन पहले भूकंप आया उसका भी एपीसेंटर नालंदा था। क्योंकि इसकी डेप्थ थी वो 5 किलोमीटर की, तो वो लोगों को फील हुआ, और इसके पहले जो आया था भूकंप वो 294 किलोमीटर उसका डेप्थ था, इसलिए वो फील नहीं हुआ। लेकिन ये दस्तक और ये वार्निंग, ये अलर्ट जो है, इसका मतलब है कि नीचे हलचल हो रहा है और अब हमें तैयार रहना है भूकंप से। जी, यानी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, और जो अलर्ट, जैसा कि मैडम आपको बता रही हैं, अलर्ट मोड में आने की ज़रूरत है। मैम, बचाव के क्या तरीके होंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर भूकंप को लेकर के हम एनसीईआरटी की किताबों की बात कर ले, हम स्कूल से लेकर के कॉलेज तक में और उसके बाद तक भी हम पढ़ते आए हैं, बड़े बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं, फिर भी जो बचाव के तरीके हैं, जो बेसिक तरीके हैं, उसके बारे में अभी भी हमें अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, या कहिए तो जागरूकता नहीं है। तो बचाव के क्या तरीके होने चाहिए? जी, बचाव के तरीकों की अगर हम बात करें तो 2-3 गूढ़ मंत्र है जिसे हमें याद रखना है। पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है।
हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो भूकंप का टाइम होता है वो सेकंड्स में होता है। अगर 30 से 40 सेकंड का भी भूकंप आता है तो वो बड़ा भूकंप कहलाता है। तो जब तक हमें ये एहसास होता है कि हाँ ये भूकंप है, कोई बगल में बैठ के कुछ और नहीं कर रहा है, तब तक 10 सेकंड गुजर चुके होते हैं। और ऐसे में 20 सेकंड हमारे पास होता है, उसमें अगर हम कहीं भागेंगे तो ये भगदड़ मचेगा, हम पैनिक होंगे और वैसे में हमें और जो है दुर्घटना हो जाती है। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम नीचे के घर में हैं जहां हम आसानी से बाहर जा सकें तो हम आराम से बाहर चले जाएं, वैसे स्थान पे जहां खुला स्थान हो, ऊपर में कोई पेड़ ना हो, कोई बिजली के टावर नहीं हो या कोई अन्य खंभे जो हैं बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, ये सब ना हो। अगर हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हैं तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, हम जहाँ हैं वहीं बने रहें। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम घर के किसी मजबूत टेबल, पलंग, डाइनिंग टेबल जो है उसके नीचे चले जाएं, अपने सर को ढकें और उसके पाए को मजबूती से पकड़ लें। हमारा जो मंत्र है वो झुको ढको पकड़ो पाया, यानी कि जो है आप डक कवर होल्ड, आप डक कीजिए, आप अंदर चले जाइए और होल्ड कर लीजिए जोर से, इसलिए कि जब सेकंड होता है तो जो चीज़ें आप पकड़े हुए हैं, जो हिलता है वो उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। तो ये हमारा गूढ़ मंत्र है कि हमें पैनिक नहीं होना, हमें भगदड़ नहीं मचाना। हाँ, हम आजकल ज़्यादातर हमारे यहाँ अपार्टमेंट कल्चर हो गया है, तो अपार्टमेंट कल्चर में हमारी ये कोशिश है कि हम जहाँ हैं वहीं बने रहें। घर के मजबूत जो कोने हैं या जो हमारा खंबा है हम उसके पास चले जाएं, क्योंकि अपार्टमेंट में लिफ्ट है और लिफ्ट का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों पे अगर हम भागेंगे तो 20 सेकंड में भगदड़ के अलावा कुछ नहीं होगा और अपनी जान बचाने के क्रम में जो मजबूत लोग होंगे वो जो कमजोर हैं उनको ढकेलेंगे या कई तरह के धक्के लग सकते हैं, गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि 2015 में जो भूकंप आया था नेपाल का, उसमें जो ज़्यादातर जो मौतें हुई थी हमारे बिहार में, उसमें या तो पैनिक होने से, हार्ट अटैक करने से या घर छत से कूद जाने से। तो ये हमें नहीं करना है, हमें झुको ढको पकड़ो वो करना है। अगर कोई ऊंची चीज नहीं है आपके घर में तो आप किसी कोने में चले जाइए, वैसा कोना जिसके किनारे खिड़की शीशे की ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम इन उपायों को अपनाते हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं 2015 के नेपाल वाले भूकंप में फारबिसगंज की एक लड़की थी स्नेहा गुप्ता, जिसने अपने साथ अपने 2 भाई बहनों को बचाया था और हम लोगों ने उसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लिया था। हम लोगों ने जाकर इंटरव्यू किया था क्योंकि उसके स्कूल में 2 दिन पहले ये सिखाया गया था कि भूकंप आने पे हमें क्या करना है, और उसने उन्हीं उपायों को अपनाया और वो बची रही। घर ध्वस्त हो चुका था लेकिन वो लोग अंदर सुरक्षित थे। यानी उपाय के जो तरीके हैं वो आपको बार बार बताए जा रहे हैं माध्यम से। बिहार राज्य जो आपदा प्राधिकरण है, जो विभाग है, ये भी लगातार इसी कोशिश में लगा हुआ। मैम, हम एक बात आपसे ये समझना चाहते हैं कि अभी हमने दिन में अगर भूकंप आया तो उसकी हमने चर्चा की, अगर रात के वक्त भूकंप आता है और खास करके उस दौरान जब लोग सो रहे हों तो उस समय क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि अगर 1934 का भूकंप रात को आता तो जो आंकड़े हैं 10,500 के, उससे कहीं अधिक होते। तो हमें रात में ये, जब तक हम जगे और हमें बिस्तर पे ही जो हमारा पिलो है, तकिया है या जाड़े के दिनों में कंबल है, तो हमें कोशिश करना है अपने सर को बचाने का, क्योंकि अगर सर सुरक्षित होगा तो हम निश्चित रूप से अगर कहीं थोड़ी चोट भी आएगी तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो हमें सर को ढक करके और बिल्कुल कोने में हम चले जाएं। या मैं फिर कहूँगी कि घबराएं नहीं या भगदड़ नहीं मचाएं। अगर हम नहीं उतर सकते तो बेड पे ही हम अपने सर को ढक के वहीं बने रहें। मैम, अगर अक्सर ऐसा होता है कि भूकंप आने के बाद बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है और लोग मलबे में फंस जाते हैं, तो मलबे में फंस जाने के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं। खास करके आप NDRF SDRF को देखेंगी तो मलबे में अगर आप दब गए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप जब आपको आसपास कुछ आवाज़ सुनाई पड़े, लगे कि लोग पहुंच गए हैं आप तक, तो आप अंदर से आवाज़ लगाइए। अगर मोबाइल है और आपका काम कर रहा है, क्योंकि भूकंप में एक बहुत बड़ी आप देखेंगे कि मोबाइल नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन 15 की भी अगर हम बात करें तो मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया, बट SMS जो था वो चल रहा था। हाँ, तो SMS WhatsApp जो भी है वो चल रहा है, तो उसके थ्रू हम लोगों को कोशिश करें कि अपनी जो हम यहाँ हैं ये हम मैसेज दें लोगों को। मैम, एक सवाल ये भी उठता है कि
चूंकि अब हम भूकंप जोन में हैं, हम खुद को मान चुके हैं, जैसा कि अभी आपने भी बताया, तो भूकंप जोन में घर किस तरीके के बनाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो 38 जिलों में बिहार के 8 जिले जो हैं हिमालय के तराई वाले, वो सिस्मिक जोन, जो सर्वाधिक संवेदनशील जोन है, जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। पटना की अगर हम बात करें और अन्य जो 24 जिले हैं वो सिस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आते हैं, जो कि द्वितीय नंबर पे संवेदनशील है। और बाकी हमारे जो 6 जिले हैं वो हमारे जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जोन 4 में भी वो तैयारी होनी चाहिए जो जोन 5 में। मैं बता दूं आपको कि मुंगेर सिस्मिक जोन 4 के अंतर्गत है, लेकिन वहाँ से एक्टिव फॉल्ट लाइन गुजरता है। तो एक्टिव फॉल्ट लाइन गुजरने की वजह से वहाँ पे 1934 में मुंगेर शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। और अब मुंगेर शहर को आप देखेंगे तो एक वेल्ड प्लान सिटी के रूप में है, वहाँ चौराहे हैं, क्योंकि उस समय ये स्थिति नहीं थी। तो हमें ये तैयारी, हमारे घर जो हैं वो भूकंप रोधी बने। और जो पुराने घर हैं, सारे घर तो हम तोड़ के नहीं बना सकते, तो हमारे जो पुराने घर हैं उसका हम RVS करवा के, यानी कि रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग, ये करवा करके हम उसका सुदृढ़ीकरण करवा दें। जहाँ पे वो कमजोर जिसका हिस्सा है उसको हम करवा, और जो एकदम बिल्कुल जर्जर है उस घर को तो गिरा ही देना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम उस घर में रह पाएंगे। तो सिस्मिक जोन 4 और 5 के लिए हम हमारे प्राधिकरण में खास करके हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो एक गाइडलाइंस है, एक मार्गदर्शिका है कि हमें कैसे घर का निर्माण करना है। इसके लिए आपको मुफ्त में एक परामर्शी केंद्र भी हम लोगों ने खोला है NIT पटना में MOU करके, वहाँ पे आपको मुफ्त सलाह मिल सकते हैं। इसके लिए आपको आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि हमें कैसे सुरक्षित घरों का निर्माण करना है। लेकिन उसमें 3-4 बातें जो है हमें ध्यान रखना है कि हम जब अपना घर बनवाएं तो हम जो निर्माण की सामग्री हो वो हम जो हमारे ISI मार्क के हों, जैसे सीमेंट हुआ, छड़ जो है वो हम ब्रांडेड छड़ को लें। इसके अलावा जो भी सामानों का इस्तेमाल करें हम उसे शुद्ध रूप से इस्तेमाल करें और बहुत पुराने सामानों का इस्तेमाल न करें। ईंट का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ईंट को हम 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत फायदेमंद होती जी, यानी नींव को दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है और नींव को मजबूत रखने की बात है। एक सवाल मैम ये भी है कि बिहार सरकार की क्या तैयारियां हैं भूकंप को लेकर, अगर हम बात करें तो, क्योंकि चूंकि अब हम उस एक्सपेक्टेड जोन में पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि एक तो सबसे पहले हम लोग 15 जनवरी से भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। 15 जनवरी इसलिए क्योंकि 1934 का भूकंप 15 जनवरी को आया था और उनके लोगों को डेडिकेट करते हुए। तो एक हम दो तरीके से हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं सरकार की तरफ से। एक तो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल यानी कि गैर संरचनात्मक। तो संरचनात्मक तरीकों में हमारे जितने बिल्डिंग्स अब नए बन रहे हैं, चाहे वो सरकारी हों और जो प्राइवेट बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं उसमें भी कि वो भूकंप रोधी बने। इसके लिए इंजीनियर्स को, राजमिस्त्रियों को, जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनको सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और लगातार ये ट्रेनिंग चल रहा है और हम कई हजार लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं। सही आंकड़े तो मैं आपको देख के बता दूंगी। और ये लगातार ट्रेनिंग, जैसे अभी समस्तीपुर में ये ट्रेनिंग चल रहा है और समस्तीपुर के हर ब्लॉक में हम 40 राजमिस्त्रियों को, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, ट्रेंड इंजीनियर्स, उनके द्वारा ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कि भूकंप रोधी घरों का निर्माण कैसे बने। और यही नहीं, हम उनका पूरा डाटा जो है, उनके आंकड़े हम वेबसाइट पे अपलोड करें कि किसी को अगर ज़रूरत है तो उन राजमिस्त्रियों से, उन जो अभियंताओं से, उन जो आर्किटेक्ट हैं उनसे वो मदद लेकर के अपना घर भूकंप रोधी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगी कि आर्ट ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो सरदार पटेल भवन, जिसके बारे में ये है कि 9 की तीव्रता का भी भूकंप, जो कि सर्वाधिक, उससे ज़्यादा भूकंप का हम अनुमान नहीं लगा सकते, तो उस पर भी वो बिल्डिंग टिल्ट करेगा, हिलेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं बिल्डिंग। तो ये सुरक्षित है। पुलिस थाने बन रहे हैं, जितने भी भवन निर्माण के अंतर्गत जो संरचनाएं तैयार हो रही हैं वो भूकंप रोधी बन रही है। नॉन स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो जो हमने कहा कि भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत हम लगातार ऑफिस में, स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर लोगों को भूकंप का मॉडल करवा रहे हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम IEC हम होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। अभी भी आप देख लेंगे कि चिड़ियाखाना के बाहर, म्यूजियम के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं कि भूकंप आने पर क्या करना
करना है और क्या नहीं करना है, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो इस तरह से कई तरह के कार्य जो हैं लगातार अखबारों में हम विज्ञापन दिलवाते हैं सलाह के रूप में कि आप किस तरह से भूकंप की तैयारी अपने घर में अपने स्तर से करें। इसके अलावा लोगों को ये जागरूक किया जाना कि आप जो भी अब नया निर्माण करवाएं वो भूकंप रोधी होना चाहिए। तो इस तरह की लगातार कार्य जो है वो हो रहा है। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे थे आंखें न्यूज़ 24।